इन्हीं साफिया खान जो प्रत्याशी थी कांग्रेस से, इनका एक बयान जो बड़ा चर्चित रहा। तो एक समुदाय विशेष को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि चाहे टांट फोड़नी पड़ जाए लेकिन चुनाव जीतना है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बंदा जो चुनाव में इस प्रकार की भाषा का उपयोग ले रहा है, जीतने के बाद में पूरे 4.5 साल 5 साल उन्होंने क्या किया होगा, कितना ध्रुवीकरण किया होगा, कितना तुष्टीकरण किया होगा, कितना बहुसंख्यक समाज के हितों को कुचला गया होगा, ये हम समझ सकते हैं। आज तक भाजपा या सिंह परिवार पर कहीं भी इस प्रकार का कोई ठप्पा नहीं है कि हम कोई धर्म की राजनीति करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या राम के देश में राम मंदिर की बात करना गलत है? क्या मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि की बात करना गलत है? क्या काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की बात करना गलत है? अगर ये बातें गलत हैं तो हम कहेंगे कि ये गलत बातें हम करते हैं। इनामी बदमाश जिन पर राजस्थान पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा, फरार थे, नासिर और जुनैद गौ तस्कर, वो दोनों किसी घटना में मर जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास इतना समय है कि वो वहाँ जाकर के उसके बैठ के आते हैं। हिंदू त्योहारों पर बिजली काट लेना, नव वर्ष पर कौन से गीत बजेंगे ये राजस्थान की सरकार बताएगी कि हम हमारे भजन भी नहीं बजा सकते। तो तुष्टीकरण का जो काम करने का असली जो काम करते हैं, यानी कि अगर कोई धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं तो वो कांग्रेस करती है। मेवात के अपराधी साइबर क्राइम को वो क्राइम नहीं समझते, वो सोचते ये हमारा पेशा है। भ्रष्टाचार का कितना चरम पे मामला है कि जालोर जिले की सांचौर तहसील से 100 सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाते हैं। ऐसा कौन सा विशेष पढ़ाई करके वो आ रहे हैं कि वो वहाँ पे 100 सब इंस्पेक्टर एक ही तहसील से भर्ती हो गए। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनावी माहौल है जो बन चुका है। विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक हैं और परिणाम भी जल्द ही आपके सामने होंगे। और परिणाम इस तरह, इस बार सियासी जो समीकरण हैं वो सियासी हवा किस तरफ रहेगी ये अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। क्योंकि एक तरफ वर्तमान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, आए दिन अपनी योजनाओं का बखान है वो करते रहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पर जनता का यही सवाल है कि अपने मुख्यमंत्री का नाम वो घोषित नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में चुनावी जो सियासत है बड़ी ही गुंजल होती जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे साथ देखते हैं कि जनता की क्या राय रहती है और राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें इस बार क्या है जो नतीजे घोषित करेगी। क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस है जो फिर से रिपीट करेगी। हमारे साथ जो विश्व भर में या फिर कह सकते हैं कि भारत की धरोहर आरएसएस संघ से जुड़े हैं, सहदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान की जो सियासत है, काफ़ी आपको अनुभव है जो हो चुका है, किस तरह के समीकरण लग रहे हैं इस बार? तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। राजस्थान के समीकरण लगभग हम सबके सामने आ चुके हैं। चुनाव में कुछ एक ही समय बचा है। वर्तमान जो कांग्रेस सरकार, जो गहलोत सरकार राजस्थान में है, ये अपने भ्रष्टाचार में इतनी ज़्यादा डूब चुकी है कि जनता त्रस्त है, नेता मस्त हैं। तो जनता अपना मन बना चुकी है। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ समय के दौरान ही अगर कांग्रेस के नेताओं के या मंत्रियों के अगर बयानों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अगर अपन देखें तो ध्यान में आता है कि सरकार के अंदर कितनी अंतर्कलह मची हुई है। मतलब कांग्रेस सरकार के एक विधायक हैं हेमाराम चौधरी जी, जो मंत्री हैं, उनकी ईमानदारी के लिए तो भाजपा के लोग भी कहते हैं। बिल्कुल। जब हेमाराम चौधरी जैसे सीनियर और ईमानदार नेता भी अगर अपनी सरकार पर, जो मंत्री भी हैं, अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो अपने आप में सोचने की बात है। कांग्रेस के साथ अलायंस किया, बाद में कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए राजेंद्र गुड़ा जी। उन्होंने जो लाल डायरी विधानसभा में दिखाई, और लाल डायरी में जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार और सीधे सीधे मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े हुए और करीबी लोग, जो उसमें जो एक घटना हम सबके सामने आई और किस तरीके से उनको दबाया गया, किस तरीके से उनको विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया, तो जो ये सब घटनाक्रम हुआ है ये भी हमारे सामने है। सचिन पायलट जी द्वारा जो यात्रा निकाली गई अजमेर से और जयपुर तक, वो भी हम सबके सामने हैं। 3 मांगे जो मांगी थी वो कहाँ हैं, आपको पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है।
जी बिल्कुल, सचिन पायलट पर है जो जनता का और युवाओं का है जो भरोसा है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, वहां के विधायक प्रत्याशी होने का जिम्मा आप उठाने जा रहे हैं। साफिया खान वहां के वर्तमान विधायक है, तो किस तरह के आप अपने क्षेत्र को देखते हैं? देखिए, साफिया खान पर बोलने से पहले मैं आपको 2018 विधानसभा चुनाव में इन्हीं साफिया खान जो प्रत्याशी थी कांग्रेस से, इनका एक बयान जो बड़ा चर्चित रहा, मेवात की भाषा में बोला था कि चाहे टांट फोड़नी पड़ जाए, टांट यानी सर, तो एक समुदाय विशेष को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि चाहे टांट फोड़नी पड़ जाए लेकिन चुनाव जीतना है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बंदा जो चुनाव में इस प्रकार की भाषा का उपयोग ले रहा है, जीतने के बाद में पूरे 4.5 साल 5 साल उन्होंने क्या किया होगा, कितना ध्रुवीकरण किया होगा, कितना तुष्टीकरण किया होगा, कितना बहुसंख्यक समाज के हितों को कुचला गया होगा, ये हम समझ सकते हैं। रामगढ़ जो विधानसभा है मेवात क्षेत्र में आती है। मेवात क्षेत्र आजकल आप ज्यादा चर्चित है, तो वहां के परिदृश्य को समझने के लिए मेवात का पूरा एरिया समझना पड़ता है। मेवात में हरियाणा का कुछ भाग है, राजस्थान का कुछ भाग है और यूपी का कुछ थोड़ा सा भाग है। पूर्व में अगर इसमें जाते हैं तो मेवात क्षेत्र ब्रज क्षेत्र जो है, भगवान श्री कृष्ण का लीला क्षेत्र जो है, कामवन जो कामा जिसको आज अपन कहते हैं, ब्रज नगर जिसको अपन नगर कहते हैं, बिल्कुल, रामगढ़, गोविंदगढ़, ऐसे शहरों कस्बों के नाम हैं, तो ब्रज क्षेत्र के रूप में है। वहां पर जो मेव समुदाय है वो पूरा हिंदुओं से ही परावर्तित होकर के बने हैं। जाटों से हैं, मीणाओं से हैं, राजपूतों से हैं, यूपी के कुछ हिस्से में और पलवल से जुड़ता हुआ कुछ हिस्से में ब्राह्मणों से हैं, कुछ जगह 1-2 गांव गुजरों से बदले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब परिवर्तित होकर के बने। लेकिन जब ये तबलीगी जमात जो आती है, तो तबलीगी जमात के माध्यम से जब ये इस्लाम की पूजा पद्धति को मानना इन्होंने शुरू किया, लेकिन ये हिंदू रीति रिवाजों को भी मानते थे, लेकिन जमातों के माध्यम से इनके अंदर धार्मिक कट्टरता भरी गई। और धार्मिक कट्टरता किस कदर बढ़ दी गई कि उसका परिणाम आज हम सबके सामने है कि एक दूसरे को मारने काटने तक की बातें जो हिंसा है वो हम सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, ये घटनाएं हैं जो आए दिन सामने आते ही रहती हैं। लेकिन आपने एक समुदाय विशेष की है जो आपने बात कही है। अगर समुदाय की अगर हम बात करें और जातिवाद को अगर हम बांटना चाहें तो निर्णायक स्थिति में आप किसको मानते हैं? आपका साथ और आपका विकास, अगर आप चाहे राजनीतिक भविष्य में आपका विकास होगा, आपका साथ किस तरह से रहेगा जातिकरण समीकरण में? जातिगत समीकरणों की बात करें तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं संघ का प्रचारक रहा हूँ। जातिगत बात, या यूं कहें कि हमारे यहाँ जाति जैसी कोई बात होती नहीं है। तो जातिगत समीकरण, हालांकि राजनीतिक परिदृश्य अपने हिसाब से चलता है, लेकिन रामगढ़ जो विधानसभा है ये अपने आप में एक अलग माहौल रखती है। यहाँ जातिगत व्यवस्था काम नहीं करती। हिंदू समाज की सभी जातियाँ एक साथ होकर के हिंदू के नाते सोचती हैं, हिंदू के नाते ही अपना रहन सहन, हिंदू के नाते सब में भाईचारा है। लेकिन वोट भी हिंदू के नाते ही करते हैं। और देखा जाए तो बड़ी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रामगढ़ के अंदर हैं। किसी व्यक्ति की अगर एक जाति की बात करें तो एक जाति की बहुलता नहीं है। और जो अपन बात कर रहे हैं राजनीति की या विधानसभा सदस्य के रूप में, मैं अगर वहाँ तैयारी कर रहा हूँ अभी, तो एक जाति विशेष के या पर्टिकुलर एक जाति के वोट लेकर के तो राजनीति कर नहीं सकता। जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर साफिया खान जो है, उसको लगता है कि केवल जो मेव जो मुसलमान जो हैं उन्हीं को केवल उन्हीं का वोट लेना है, इसलिए तुष्टिकरण करती है। अगर उनकी तरह ही मैं करूंगा तो मुझ में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? जी बिल्कुल, आपने बीजेपी का भी यही कहना होता है, एक बड़ी पार्टी है बीजेपी, उनका भी यही कहना होता है कि सबका साथ और सबका विकास, इस धारणा को आप लेकर के चलेंगे। लेकिन बीजेपी पर इसी बात का ठप्पा लगता है कि बीजेपी जब भी इलेक्शन आते हैं धर्मवाद का वो मुद्दा बनाते हैं। कर्नाटक के इलेक्शंस की हम बात करें तो बजरंगबली हनुमान जी का भी उन्होंने काफ़ी जिक्र किया कि वहाँ पर हनुमान जी आपको जिता नहीं पाए हैं। राजस्थान में भी आप यही मुद्दा करेंगे। जहाँ जहाँ इलेक्शन नज़दीक होते हैं धर्मवाद का मुद्दा वे उठाते हैं। बीजेपी पर ये ठप्पा है जो लग चुका है धर्मवाद का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो ठप्पा लगाने वाले लोग हैं, ये तथाकथित एक नैरेटिव सेट करने वाली एक लॉबी है पूरे देश भर में।
आज तक भाजपा या संघ परिवार पर कहीं भी इस प्रकार का कोई ठप्पा नहीं है कि हम कोई धर्म की राजनीति करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या राम के देश में राम मंदिर की बात करना गलत है? क्या मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि की बात करना गलत है? क्या काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की बात करना गलत है? अगर ये बातें गलत हैं तो हम कहेंगे कि ये गलत बातें हम करते हैं। हिंदू तो न्याय की बात करता है, धर्म की बात करता है। हिंदू की अगर बात करें तो हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, या हम तो एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती की बात करते हैं कि सत्य एक ही है, पूजा पद्धति मानने का कोई भी तरीका हो सकता है। यहाँ तक हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। हमारे पुराणों ने, भारतीय जीवन दर्शन ने, हिंदू जीवन दर्शन ने हमको ये सब चीज़ें दी हैं। तो भाजपा या हम सब जो हमारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा इस प्रकार की है। अब कोई हम पर आरोप लगाए, अब बजरंग दल जो है, आप उस पर बैन लगाने की बात करते हो, तो क्या हम उस बात का विरोध भी नहीं करें? अब बजरंग दल पर विरोध लगा करके आप क्या करना चाहते हो? क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? आज जो एक INDIA जो बनाया है, तो हम सबको पता है कि एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इंडिया इंडिया करके बोलते हैं, लेकिन वो इंडिया ना होकर के घमंडिया है। तो क्या उसी प्रकार से आप बजरंग दल को कर रहे हो? तो आप हिंदू संगठनों के काम करने वाले लोग बजरंग दल के काम को आप उठा करके देखिए कि हम लोग काम क्या करते हैं। क्या गोरक्षा की बात करना गलत है? क्या गोरक्षा के लिए कार्य करना गलत है? क्या हिंदुओं के अंदर सुरक्षा का भाव बना रहे, ये काम करना गलत है? तो बजरंग दल तो ये काम करता है। अगर ये काम जिन लोगों को विरोधी हैं, अगर उनको लगता है कि ये गलत काम है, तो भैया हम ये गलत काम करेंगे। जी बिल्कुल, आप RSS संघ से जुड़े हुए आपको काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी अनुभव है जो आपको हो गया है, लेकिन विपक्ष का यही और जो वर्तमान सरकार है और जनता में भी कुछ जो दल बटे हुए हैं उनका भी यही कहना होता है कि RSS संघ तो पैसे वालों का झुंड है, धर्मवाद वालों का झुंड है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के लिए भी ऐसे ही है जो बातें आती हैं कि वसुंधरा राजे और पर्टिकुलर भी नाम लेते हैं, जनता से हम रूबरू जब होते हैं तो वो पैसे वालों का झुंड और जातिवाद को ज़्यादा मानने वाली है जो भाजपा पार्टी के बारे में कहा जाता है। पहले तो मैं धर्म की अगर बात करूं तो मैं अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के एक दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं। उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल जी टेलर की हत्या होती है, निर्मम हत्या, गला रेत करके हत्या। हर व्यक्ति उसकी निंदा करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं मिला कन्हैयालाल के घर जाने का। लेकिन इनामी बदमाश जिन पर राजस्थान पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है, फरार थे, नासिर और जुनैद गौ तस्कर, वो दोनों किसी घटना में मर जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास इतना समय है कि वो वहां जाकर के उसके बैठ के आते हैं। तो तुष्टीकरण का एक उदाहरण। दूसरी बात, हिंदू त्योहारों पर बिजली काट लेना, नव वर्ष पर कौन से गीत बजेंगे ये राजस्थान की सरकार बताएगी कि हम हमारे भजन भी नहीं बजा सकते। तो तुष्टीकरण का जो काम करने का असली जो काम करते हैं, यानी कि अगर कोई धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं तो वो कांग्रेस करती है। हम तो आपने जैसे बताया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर हम काम करते हैं। दूसरी बात, अगर पूंजीपतियों की अगर हम बात करें तो भाजपा तो अब आई है, हम तो संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। ये तो अपने आप को देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी के लोग कहते हैं, तो इनके आंकड़े अगर सारे घोटालाओं पे जाओ या बड़े बड़े जो घोटाले जो हुए हैं या इनके नेताओं के संपत्तियों को खंगालने का काम करे, तो असली में पूंजीपति कौन है? क्या इस देश के व्यापारियों का सम्मान करना गलत है? अगर हमारे देश का व्यापारी दुनिया में अगर रैंक उठा रहा है तो ये तो प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव की बात है। इसमें विरोध जैसा क्यों? अगर आज अडानी जी पर ये लोग प्रश्न उठाते हैं तो क्या अडानी जी के टैक्स से देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती? क्या अंबानी जी के पैसे से देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती? क्या टाटा जी के टैक्स से देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है? बिल्कुल, दावा तो यही करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, आपने साफिया खान जो आप वर्तमान विधायक हैं आपके क्षेत्र से, उनके बारे में बोलने से पहले ही है जो आपने विस्तृत किया था अपने क्षेत्र के विकास को, क्या कुछ कमियां देखते हैं आप जो अगर आपको मौका मिले, आपको वो उपलब्धि मिले जो आप करके दिखाएंगे? देखिए, रामगढ़ को जितना मैंने समझा है, मैंने बहुत पहले काम किया वहाँ। पहले बाइकों से घूमता था, क्षेत्र में जाता था, सारी चीज़ें, हर व्यक्ति से मिलना होता था, गाँव में गया,
रामगढ़ विकास जिस शब्द की अपन समझते हैं, तो विकास के मामले में बहुत पीछे कहीं रह गया। ना वहाँ स्वरोजगार है, ना वहाँ शिक्षा के अच्छे संस्थान हैं, ना वहाँ पे बेसिक इंफ्रा जो अपन जिसको कह सकते हैं रोड्स वगैरह की है, ना वहाँ पानी की कोई प्रॉपर व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं ये लोग तुष्टीकरण में ही रहे कि ठीक है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट ले लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, एक तो वहाँ हिंदू पलायन बहुत कर रहा है, वहाँ से अलवर आ रहा है या जयपुर जा रहा है, कारण है उसके पीछे अपने, एक तो मेवों से परेशान होकर के सारे तरीके के तो अपराध करते हैं वो, लव जिहाद, लैंड जिहाद करते हैं वो लोग, विभिन्न प्रकार के एट्रोसिटीज करते हैं हमारे तथाकथित अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के साथ। मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी, माफी चाहूंगी मैंने आपको बीच में रोका है। आप साइबर क्राइम्स भी बड़े हैं जो वहाँ से मुद्दे आते हैं, आए दिन वहाँ पे है जो हत्याएं वहाँ पे होती है, धनवाद की जो कट्टरवादिता है, नूह पलवल का जो जिक्र आपने किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, साइबर क्राइम के अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो मेवात इसका गढ़ बन चुका है। हम जामताड़ा जो फेमस था, हम दूसरा जामताड़ा मेवात को कह सकते हैं। बड़ी संख्या में साइबर OLX के नाम पे ठगी, पहले नकली सोने की ईंटें, नकली हीरो, इसके नाम पर ठगी वहाँ होती थी। तो अभी सरकारों ने प्रयास भी किए थे साइबर थाने, लेकिन पकड़ से बाहर हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में बल्कि में गांव के गांव में पुलिस पकड़ने भी जाती है तो महिलाएं बच्चे को आगे कर देते हैं। एक और इसमें ऐड करने वाली चीजें हैं, मेवात के अपराधी साइबर क्राइम को वो क्राइम नहीं समझते, वो सोचते ये हमारा पेशा है, तो पेशा समझते हैं इसको, पेशा बन गया उनका। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि वहां उसमें भी तुष्टीकरण होता है कि वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के MLAs द्वारा वहां पे की जा रही है कि किसी अन्य राज्य के साथ फ्रॉड हुआ, वहां पे कोई व्यापारी ने कंप्लेंट दर्ज कराई, जब पुलिस यहाँ पकड़ने आती है तो उस पुलिस को, यहाँ राजस्थान की पुलिस उसको सहयोग नहीं करती, तथा कहीं ना कहीं विधायक के दबाव में तो बाहर की पुलिस भी यहाँ पिट करके जाती है। भरतपुर जिले में पहाड़ी कामा के क्षेत्र में आए दिन पुलिस के साथ भी मारपीट की घटनाएं ये लोग करते रहते हैं। तो साइबर अपराधों में टॉप कर गया। ऐसे ही नकली घी, नकली दूध, नकली मावा, नकली अलवर का कलाकंद फेमस है, नकली कलाकंद, इस सब में ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत ज्यादा अपराध का एक गढ़ इन्होंने यहाँ बना दिया है। मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं, एक तो ये जो हिंदुओं के पलायन की जो बड़ी समस्या है, ये कैसे रुक सकती है, चाहे वहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करके, क्योंकि घर की अगर मातृशक्ति को कोई रोजगार मिलता है तो घर रुकता है। अगर वो घर पे कुछ रोजगार कर रही है तो केवल पुरुष ही कमाने जाएगा, तो पलायन रुकेगा। वहाँ पे छोटे छोटे रोजगार के केंद्र बड़े खड़े हों, पानी की समस्या का वहाँ बड़ा निकास हो, हमारे यहाँ चंबल का पानी पहुँचे, इसके लिए मेरी एक विशेष पहल रहेगी कि मैं उसके लिए काम करूँगा। दूसरा, वहाँ हमारा दिल्ली बॉम्बे जो एक्सप्रेसवे बना है उससे रामगढ़ जुड़ रहा है, तो उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हम वहाँ कैसे उसको यूज ले सकते हैं, इस सब पे मेरा फोकस रहेगा। एजुकेशन के मामले में अलवर में ठीक है, फिर भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वहाँ, जो जैसे मूर्ति कला वहाँ पे बड़ा काम है रामगढ़ के अंदर, तो मूर्ति कला के लिए वहाँ कुछ इंस्टीट्यूट खुले, कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए वहाँ कुछ इंस्टीट्यूट खुले। ऐसी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ स्थायी विकास जिसको अपन कह सकते हैं वो हो, तो पलायन रुके और शाश्वत विकास के रूप में एक पूरा समाज आगे बढ़े। ये अनपढ़ लोग करते हैं, अब मेवात में भी जो पढ़ लिख गए मेव वो बाहर निकल जाते हैं, तो अनपढ़ वहीं रह जाते हैं। शिक्षा बहुत पीछे है, शिक्षा बहुत पीछे है, बेसिक इंफ्रा भी बहुत पीछे है। तो मूल इन्हीं चीज़ों पे फोकस रहेगा लगभग, और बहुत सारी सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम, यानी कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक खुद युवा हैं, आप अगर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, युवाओं के लिए कोई विशेष संदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जो हमेशा नई भर्ती में विश्वास रखती है। समय समय पर भाजपा एक नई पीढ़ी को आगे लाती रहती है। आप वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए, ये अन्य एकदम युवा हैं,
मैं स्वयं भी हूँ और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 53% युवा वोटर है जो 18 से और 39 वर्ष का है। युवा कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, युवा हूँ तो सोचने को बहुत कुछ है, काम करने के लिए बहुत कुछ है, एनर्जी है। तो अपने आप में ये जो कौशल विकास जिसको अपन कहते हैं कि अगर ट्रेन करके चीज़ों को किया जाए, क्योंकि वरना पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक बड़ी फौज निकल के आ रही है, तो उनके हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक विशेष कौशल होता है। उस कौशल को कैसे आगे निकाल करके वो अपने आप को स्थापित करे, तो इस ओर मेरा फोकस रहेगा। जी बिल्कुल, इस बार है जो युवा हैं बेहद ही नाराज हैं। पेपर लीक के जैसे मामले हैं जो सामने आए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा है कांग्रेस से, वो भी आए दिन नए नए बयान हैं जो दागते रहते हैं कि ईडी आती तो है राजस्थान में, लेकिन खाली हाथ ही है वो चली जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं युवा? आने वाला उनका जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित होगा? देखिए नेहा जी, आप ये देखिए कि पेपर लीक का जो मामला है, ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई राजस्थान में निकली जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो। रीट की इतनी बड़ी भर्ती, गांव से, मैं खुद गांव से आता हूँ, गांव से एक युवा, उसके घर वाले कैसे पैसे करके उसको जयपुर कोचिंग करने भेजते हैं, वो जी तोड़ मेहनत करता है। और उसके बाद यहाँ पे कई तो लोग छोटी छोटी गार्डों की नौकरी, कोई पार्ट टाइम नौकरी करते हैं और पूरा समय पूरी ताकत इसे लगाते हैं कि अगर हम लग जाएं तो हमारे परिवार का भविष्य पूरा बन जाए। और जब वो पूरी मेहनत और तैयारी के साथ में पेपर देने जाता है, फिर वो पेपर लीक हो जाए या पेपर बिक जाए, तो आप सोचिए केवल और केवल वो युवा हताश नहीं होता, उसके पीछे जो आश्रित उसका पूरा परिवार हताश होता है। उस परिवार की क्या दुर्दशा होती है, इसका आप और हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार का कितना चरम पे मामला है कि जालोर जिले की सांचौर तहसील से 100 सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाते हैं। ऐसा कौन सा विशेष पढ़ाई करके वो आ रहे हैं कि वो वहां पे 100 सब इंस्पेक्टर एक ही तहसील से भर्ती हो गए? तो हम लोग अंधे नहीं हैं, राजस्थान की जनता अंधी नहीं है, उसको सब दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आरएएस में लोग कैसे लग रहे हैं कि आरपीएससी के अंदर आरपीएससी सदस्य ही पकड़े जा रहे हैं। तो अपने आप में ये सब चीजें जो है, इससे युवा इतना ज्यादा परेशान है कि भर के बैठा है वो। और इस बार इनकी पूरी तोल देगा कि जाएंगे जब एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी एरियाज में कि भैया आओ वोट मांगने, हम तुम्हें बताएंगे वोट क्यों दिए जाएंगे। तो गुस्सा है, आक्रोश है जनता में। बिल्कुल जो आक्रोश है जनता में इस बार राजस्थान में, जो दावा तो करती है कांग्रेस पार्टी की रिपीट होगी, रिवाज इस बार बदलेगा, क्योंकि रिवाज यही था 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार सियासी समीकरण किस प्रकार होने वाले हैं, क्योंकि युवा बेहद ही आक्रोश में है। तो क्या युवा इस बार राजनीति को बदलने में क्या अपना अहम भूमिका निभाएंगे? क्योंकि ये देखने वाली बात होगी कि इस बार राजस्थान की जो सियासी है परिणाम किस तरह होगा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में, आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।